अनिल जैन साहब, मैं इस पे सीधे सीधे आ जा रहा हूं आपसे। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं लोकतंत्र में, और हमारे जैसे लोकतंत्र में आर्मी सर्वस्व, आर्मी का अपना कोई दिमाग, आर्मी जो सरकार कहेगी आर्मी वो करेगी। आर्मी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, आर्मी का कोई जनरल लोकतंत्र में नहीं चुना जाता है कि उसने चुन लिया तो जैसा मन करेगा होगा। आर्मी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है और उसमें लोकतंत्र की यही खूबसूरती और यही उसकी ताकत है। अब ऐसे समय में जो मैं समझता हूं कि हमारी और आपकी जो प्राइड है डॉक्टर अनिल, वो हम लोग तो कोई जाके सीमा पे पहरा देते नहीं है, लेकिन हम उस प्राइड के साथ जीते हैं क्योंकि वो हमारी शान भी है। ये जो पूरा मामला हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को ज्यादा स्पष्ट तौर पे देश को बताना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई चीन के सामने हमारे ये हैं, जैसे घुमा फिरा के हमारे विदेश मंत्री साहब कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी, हम छोटी इकोनॉमी, उनके सामने हम क्या करें। कहना चाहिए था साफ साफ। मैं इसी से आपसे प्रश्न शुरू कर रहा हूं। आपने भी स्टोरीज पढ़ी, आपने भी इस पे खूब काम किया है। ये हुआ क्या है आपकी दृष्टि में, और हम इसमें एज अ नेशन, आपको नहीं लगता है कि हमसे कहीं चूक हुई है, बड़ी चूक हुई है? आनंद जी देखिए, रेजांगला का जो युद्ध हुआ 1962 का, वो मेरे सामने जब दो सीनियर कर्नल बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया हुआ है, ये सब जानते हैं और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो एक अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम का एक तरह से प्रदर्शन था और वो हर भारतवासी के लिए गर्व का, नाज का विषय है और पूरी भारतीय फौज जो है उसको वो प्रेरित करता है। और मैं हरियाणा में जिस एरिया से आता हूँ और उसको अहिरवाल बोला जाता है और ये दिल्ली के गांवों से एक्सटेंड होता हुआ, दिल्ली से शुरुआत होती है, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान का जो अलवर इलाका है, यहाँ पे रेजांगला का जो युद्ध है, इसकी कथाओं को ऐसे ही वर्णन किया जाता है जैसे रामायण और महाभारत के वर्णन किया जाता है। ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि कल्चर बन चुका है हमारे, कम से कम इस इलाके का। और जैसे आपने बताया कि रेजांगला पार्क है रेवाड़ी में, ऐसे जो भी इस इलाके में शहर है, जैसे गुड़गांव ही है, गुड़गांव तो बहुत आधुनिक शहर है, गुड़गांव में भी रेजांगला चौक है और मांग उठती रहती है कि इस सड़क का नाम रेजांगला कर दीजिए, इस पार्क का नाम रेजांगला कर दीजिए। तो लोगों की ये भावनाएं हैं रेजांगला से कितनी जुड़ी हुई, इससे पता लगता है। और इस एरिया के बहुत सारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो यहाँ तो अब तो गुड़गांव के आसपास अलग किस्म के बिजनेस आ चुके हैं और तमाम तरह के जिसको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज है ऑक्यूपेशनल, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं उस तरफ ना जा करके फौज में जाना चाहते हैं, चाहे 5 साल फौज में रह करके आए, फौजी बनना चाहते हैं। तो वो प्रेरणा उनको ये रेजांगला के इस युद्ध से मिलती है। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है, पूरे देश में चलती है कि फरिश्ते भी आए तो इजाजत से आए, ये मेरा वतन है, उनकी जन्नत नहीं है। तो ऐसी जगह, ऐसा रेजांगला एक पवित्र स्थान जो तीर्थ स्थान माना जाता है हमारा, मैं तो जानता हूँ ऐसे बहुत, मैं तो खैर नहीं गया, लेकिन हमारे हरियाणा से बहुत लोग जाकर के स्पेशली विजिट करते हैं चुशूल, उनके लिए एक तीर्थ स्थान है, वहां देख करके आते हैं और फिर बताते हैं। हमारे जो सामाजिक फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह या और कहीं मिलते हैं, तो बताते हैं मैं वहां चुशूल गया था, मैंने ये देखा, मैंने वहां पे फूल चढ़ाए। तो ये एक ऐसी जो प्रेरणादायक स्थान है, उस पर समझौता कर लेना, उससे बहुत जिसको कहते हैं कि दुख पहुंचता है। और ये देश की जो एक भावना जो है, देश प्रेम की और देश के लिए मर मिटने की जो भावना है, वो भी कहीं ना कहीं इससे आहत होती है। आनंद जी देखिए, हमारा एक देश ऐसा है जिसमें वॉलंटरी आर्मी है हमारी, हमें कंस्क्रिप्शन नहीं करना पड़ता। बहुत सारे देश ऐसे जहां जबरदस्ती कानून बनाना पड़ता है, भाई 2 साल 4 साल 5 साल फौज में आपको रहना पड़ेगा, वरना वहां आदमी नहीं मिलता फौज में जाने का। तो हमारे यहाँ जो वॉलंटरी आर्मी, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इस तरह के जो रेजांगला का युद्ध और उसमें मेजर शैतान सिंह और उनको वुंडेड अवस्था में दो जवान लेके जा रहे हैं कि कहीं आपको जहां मेडिकल राहत मिल जाएगी आपको वहां तक ले जाते हैं। तो मेरे को रास्ते, वो अपने आप को रोक देते हैं उनको रास्ते में कि नहीं, तो मुझे यहीं छोड़ दो, बिल्कुल लावारिस, वुंडेड हैं, कह रहे मेरे को यहीं लावारिस छोड़ दो और तुम जाकर के दुश्मन से लड़ो।
और 8 वेव आई हैं, क्योंकि वो तो एक जैसे जैसे ना क्या कहते हैं, जंगीज खान के हुंस होते थे, उनकी वेव्स आया करते, होर्ड्स आते थे उनके, तो वो जिसको कहते हैं वेव टैक्टिक की तरह से 8 वेव आई हैं, और हर वेव में 600-700 चाइनीज सोल्जर्स थे और उनका मुकाबला किया, और आखिर में जिसको कहते हैं हैंड टू हैंड फाइट हुई है, वहां पे बायोनेट्स यूज किए गए हैं। और उसमें जो सिंह राम एक जो थे, क्या कहते हैं, सिपाही, उन्होंने तो वो बड़े तगड़े थे, जैसा आपने शुरू में जिक्र भी किया, 6.5 फुटे थे, तो उन्होंने दोनों हाथों में चाइनीज सोल्जर्स को जैसे गर्दन से पकड़ करके और आपस में यूं एक दूसरे के सर से सर मार करके उन्होंने वो किया है। और वहां पे उनके जब वो उनकी जो शहादत होती है, तो चाइनीज आर्मी के लोग भी उस उनकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर पत्थर रख के गए हैं और अपनी जो बंदूक को उल्टा करके उस पर हेलमेट लगा करके गए। तो इसका मतलब दुश्मन भी आपकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है, इतनी ज्यादा बहादुरी है। और ऐसे स्थान पे को कंप्रोमाइज के तहत कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी ये है वो है, और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हम तो राम जी को मानते हैं, राम जी ने कभी सोचा कि रावण की कितनी बड़ी जीडीपी थी या कितनी बड़ी वो थी, भिड़ गए। तो जब सच्चाई और उसकी बात होती है तो ये थोड़ी देखा जाता है। कुछ चीजों पे जैसे आपने खुद कहा कि कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और मैं जिन भी आज भी मैंने आपसे बात, जब पता लगा कि आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की इस इलाके में, तो लोगों का मन बहुत दुखी है, इसको मैं आपको कह सकता हूँ, कम से कम बहुत ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर। जी जी। मैं डॉक्टर अनिल एक दो चीजें आपसे जरा पूछ लूं। एक तो 62 की लड़ाई में मैं दर्शकों को और ऐड कर दूं, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी, पार्लियामेंट को प्रीपोन किया गया था, पार्लियामेंट का नॉर्मल सेशन जो विंटर सेशन था वो लेट होना था, ऑपोजिशन ने मांग की कि उसको करिए तो प्रीपोन किया गया। और प्राइम मिनिस्टर रोज खड़े होके वहां, अब अगर आज की भाषा में गाली सुनते थे, लेकिन ये मॉरल ताकत थी कि भाई ये सबके ऊपर आक्रमण है तो सब लोग एक थे। मैं एक चीज और, अच्छा मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जो कल प्रमोद ने कहा था कि ये तिब्बत को लेने की बात करते हैं। अरे इन तिब्बतियों की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसने आपके साथ कितना काम किया है 71 वॉर में, उनको तो रिकॉग्नाइज कर दो। उनको छुपा के रखा गया है कि उनको कहीं सामने न लाया जाए, उनको देहरादून और अरुणाचल में छुपा के रखा है। आपके देश के लिए जिन्होंने जाने दी है, जिन्होंने एक अहम रोल किया था बांग्लादेश वॉर में, उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते और बात करते हो तिब्बत को खाली कराने की। डॉक्टर अनिल, मैं एक थोड़ा प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ वो कर ले रहा हूं, क्योंकि ये सब नेगोशिएशन जब होते हैं तो उसमें जैसा कल प्रमोद कह रहे थे, उसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एनएसए, इन सब का बड़ा रोल हो जाता है। मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आती है कि एनएसए, भाई ये जो सीमा के काम है ये तो फौज सुबह से शाम तक देखती है। फौज के अपने इंटेलिजेंस वो होते हैं, वो गरड़िया हो, वो उधर का हो, वो गांव वाला हो, पानी वाला आने वाला हो, लोकल वो करती है। लेकिन ये देश का, मैं सिर्फ इस नहीं, मैं सरकार की उसमें कह रहा हूं, सरकार ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। ब्रजेश मिश्रा आईएफएस, जेएन दीक्षित आईएफएस, एम के नारायणन आईपीएस, शिवशंकर मेनन आईएफएस, अजीत डोभाल आईपीएस। ये फौज से क्या दिक्कत है इनको? ये क्योंकि फौज क्या, वो फौजी आके यस सर, नो सर, यस मैडम, नो मैडम नहीं करेगा, वो मुंह पे सही बात कह देगा? क्यों? वाई? ये आईपीएस अफसर क्या जाने बॉर्डर पे क्या हो रहा है? ये कोई थाने और चौकी पे वसूली की बात नहीं। मैं इसलिए इसको स्पष्ट कर रहा हूं, देश के नागरिकों को ये समझना चाहिए, एनएसए का रोल फौज के ही लोग कर पाएंगे। अच्छा उसमें हो सकता है कि कौन भाई इन्फेंट्री का अफसर है, कौन क्या अफसर है, लेकिन ये जो फौज अपने जीवन के 40 साल में, अगर मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है 23 साल, 32 साल, 25 साल, या कोई जवान भी अगर है, तो वो अपने 90% वो फ्रंट पे रहता है, 80% टाइम वो। तो ये मैं जरा आपसे समझ लो, ये एनएसए का रोल हम लोग नौकरशाहों को क्यों देते हैं, फौजियों को क्यों नहीं देते? आपने बता ही दिया आनंद जी। देखिए, अगर मैं अपनी मीठी मीठी बात सुनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी तारीफें होती रहें, तो वो तो कल्चर नहीं सिखाया जाता ना आर्मी में। आर्मी में तो कमांड और सारी चीजें कि भाई आपको अपने पूरा सर्वस्व न्योछावर कर देना है, जो आपका लक्ष्य है देश की रक्षा के लिए। तो अब जैसे त्रिशूली है, सॉरी, ये जो रेजांगला है, रेजांगला का दर्रा आनंद जी ऐसा दर्रा था
कि एक तो दो बातें उसमें मैं कहना चाहूंगा। पहली तो ये है कि जिस बहादुरी के साथ जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया गया, एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट ये है कि चाइना ने सीज फायर इसीलिए डिक्लेयर किया कि भाई यहाँ के फौजी तो बहुत जबरदस्त बहादुरी से लड़ते हैं, हम क्या लड़ाई लड़े इनसे। और दूसरा ये है कि वो जो दर्रा है, वो कर्नल साहब ज्यादा बेहतर जानते हो, मैं तो खैर आर्मी का आदमी नहीं हूं, लेकिन वो दर्रा अगर पार हो जाता तो लद्दाख तक फ्री रन था पीएलए के लिए। कोई लद्दाख तक तो वो ऐसे फिर टहलते चले जाते, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, उनको कोई रोक नहीं सकता था। तो वो एक आखिरी रुकावट थी, उन्होंने रोका। और तीसरी बात जो सुनील जी ने कही कि वो लड़ाई आज तक देश के बच्चे बच्चे को प्रेरित करती है, उसमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। और कर्नल साहब ने भी बताया कि उसको पूरे दुनिया में जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाया जाता है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, ये है तरीका, इससे सीखो। तो इस तरह की चीजों को आप हल्के में नहीं ले सकते। और इसमें कोई शक नहीं कि जब आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो एक फौजी जो अफसर होगा, अब आप देखिए ना हमारे दुनिया में आप देखेंगे अमेरिका है या ब्रिटेन है, उसमें फौजी जनरल जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसमें प्रेसिडेंट बनते हैं। वो हमारे देश में नहीं होता। तो हमारे देश में जो फौज को जिस तरह का मान सम्मान मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता, और जितने का महत्व उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब किस पहाड़ी का क्या महत्व है कर्नल साहब जानते हैं ना। मैंने अगर पुलिस की नौकरी की है, मुझे क्या पता कि इस पहाड़ी का क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने त्रिशूल का बताया आपको, जैसे मैंने आपको ये रजांगला दर्रे का बताया। तो ये जो इन चीजों को समझता है, जैसे कैलाश की बात हो रही है, कैलाश पर्वतमाला की बात अभी बताई जा रही है, तो इसको नहीं समझते लोग, आईएफएस वाले, आईपीएस वाले, आईएएस वाले, और उसी का नतीजा है ये सब। जी।